नमस्कार दोस्तों। आज हम सब बात करने का प्रयास करेंगे प्रियम्बल के बारे में, जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। तो उसका प्रस्तावना, उद्देशिका, जिसको केशवानंद भारती के बाद संविधान का एक भाग माना गया, तो इसके बारे में हम सब बात करने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है? तो इसके बारे में यदि देखा जाए तो सबसे पहले ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था। तो ये उस समय जब प्रस्तुत किया गया तो एक उद्देश्य के रूप में, यानी जब संविधान सभा बना, सारे लोग, सारे देश के नेता लोग एक जगह जब बैठ गए, तो उसमें हुआ कि कैसे शुरुआत किया जाए, क्या उद्देश्य है। तो जानने का तो सब जानते थे कि संविधान बनाने के लिए ये हुआ है, लेकिन एक नियमानुसार उसको शुरू किया जाए, उसके लिए उद्देश्य के रूप में रखने के बाद प्रयास किया गया। तो ये उद्देश्य के रूप में उस समय सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया संविधान सभा के बीच में, इसलिए इसको उद्देशिका भी कहते हैं। तो ये क्या है? एक तरह से देखा जाए तो संविधान का ये एक छोटा प्रारूप है, एक इसको कह सकते हैं आप संविधान का निचोड़। यानी संविधान बनेगा तो उसमें क्या क्या होगा। अब देखिए ना, शुरू ही होता है हम भारत के लोग, यानी संविधान जो बनेगा उसका सोर्स, सबसे पहला नंबर उसको बनाने का जो श्रेय है, हम भारत के लोग, यानी जो भारत के लोग हैं उसका है। पूर्णतः उसका जो पावर है वो भारत के लोग के पास है। इसके बाद आगे हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, अब यहाँ संप्रभुत्व संपन्न, सोवरेन, ये सोवरेन शब्द जो जोड़ा गया प्रियम्बल में, उस समय रखा गया। तो इसका मतलब क्या है? इस सोवरेन का मतलब ही है कि जो भी भारत में डिसीजन होंगे वो सिर्फ यहाँ के लोग के द्वारा चुना गया जो नेता लोग होंगे, मिनिस्टर होंगे, उनके द्वारा होगा। आज भी जो कानून बनते हैं, जो भी विधि या जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, तो टोटली यहाँ के मिनिस्टर के लोग लेते हैं, गवर्नमेंट लेती है। तो इसीलिए संप्रभुत्व कहा गया, यानी बाहर के कोई भी कंट्री इसमें अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसलिए ये सर्वे सर्वा, अपना मालिक स्वयं है, संप्रभुत्व संपन्न। इसके बाद है समाजवादी, लोकतंत्रात्मक। समाजवादी वैसे देखा जाए तो रसिया और चीन में उस समय समाजवाद से का प्रभाव तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू पे पूरा था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस में फांसीवादी का प्रभाव थोड़ा थोड़ा दिखता था, और जवाहरलाल नेहरू में इस समाजवाद तो लाना चाहते थे, लेकिन उसको लोकतंत्र के हिसाब से लाना चाहते थे। यानी चुनाव के द्वारा लोग चुन कर जाएंगे और उस हिसाब से जो निर्णय लिए जाएंगे, सबको समानता के लिए जो प्रयास किया जाएगा, कानून बनाया जाएगा। तो इस तरीके से वो समाजवाद को लाने का प्रयास करना चाहते थे। इसी के पक्ष में वो थे भी, यानी समाजवाद को लोकतंत्र के हिसाब से लाना चाहते थे। तो इसलिए ये सब शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में, लोकतंत्रात्मक, यानी यहाँ का जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम होगा, शक्ति, यानी देश कैसे चलेगा, देश कैसे गवर्न होगा, तो उसके लिए लोकतंत्र का व्यवस्था किया जाएगा। यानी बाय द पीपुल ऑफ द पीपल, यानी जनता के द्वारा वो चुना हुआ जो लोग होंगे उसके द्वारा, उस सिस्टम के आधार पे ये चलेगा। ये न कि वो हेरिडिटी वाला, यानी विरासत, जो क्या कहते हैं, राजा वाला जो सिस्टम होता था, वो नहीं होगा। तो इसलिए ये लोकतंत्रात्मक रखा गया। गणतंत्र, अब गणतंत्रात्मक या गणतंत्र जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? हम तब अब देखें, एक तरफ देखें तो बचपन से ही हम सब पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन गणतंत्र का मतलब है कि जो हेड ऑफ स्टेट, यानी जिसके नाम से कंट्री है, जिसके नाम से राज्य किया जाता है, अध्यक्ष है शासनाध्यक्ष,
जैसे राष्ट्रपति भारत के, तो जो भी भारत में कानून बनते हैं या जो भी डिसीजन लिए जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से लिया जाता है। हालांकि रियल ऑफ द हेड पीएम है, क्योंकि अनुच्छेद 74 के द्वारा पीएम को ये पावर दिया गया कि उनके सलाह से ही राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल के सलाह से राष्ट्रपति काम करेंगे और मंत्रिमंडल का जो हेड अध्यक्ष होंगे वो पीएम होंगे। तो कुल मिलाकर पीएम के पास शक्ति आ गया। ये चीज़ ब्रिटिश से लिया गया है। ब्रिटिश में वहाँ पार्लियामेंट सिस्टम यही है, वहाँ पे पीएम हेड होते हैं शासन का, यानी पूरे शासन का जो बागडोर है वो पीएम के पास है। हालांकि सम्राट के नाम से वहाँ पे राज्य होता है, नाम रहता है सम्राट का, लेकिन वो पीएम के हिसाब से होता है। आप देखिए ना, वहाँ पे एक जो सम्राट है, ऐसा स्थिति है इंग्लैंड का सम्राट कि उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूरे विश्व भर में 5 राजाओं का वध कभी नहीं हो सकता है, यानी 5 राजाओं का राज्य कभी खत्म नहीं होगा। तो वह भाई कहाँ कहाँ कौन कौन राजा है वो जिसको ख़त्म नहीं। आज लोकतंत्र का समय, हर जगह ये प्रयास किया जा रहा है कि लोकतंत्र हो और जनता द्वारा शासन किया जाए। तो फिर ये कौन सा 5 राज्य आज के समय में, इस आधुनिक समय में हैं जो कि ख़त्म नहीं किया जा सकता है? तो उसमें ये कहा गया कि 4 तो है ताश, कार्ड प्ले जो खेला जाता है, और 1 है सम्राट, इंग्लैंड के सम्राट। तो क्यों नहीं ख़त्म किया जा सकता इंग्लैंड के सम्राट को? इसके पीछे क्या कारण है? तो सबसे बड़ा इसका कारण है कि उस इंग्लैंड के जो सम्राट हैं उनके पास शक्ति है ही नहीं। तो जिसके पास शक्ति है ही नहीं, कोई डिसीजन लेने का कोई पावर ही नहीं है, यहाँ तक उनके लिए कहा जाता है कि यदि उनका डेथ वारंट भी निकाल दिया जाए सांसद के द्वारा तो उस पर भी वो साइन करने के लिए बाध्य है। तो अब उनमें अपना पावर ही नहीं है, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, तो फिर उनसे कोई हानि होगा ही नहीं देश को। जब हानि नहीं होगा तो खत्म क्यों होगा? बस इस नाते उसको रखा गया कि हमारे देश का एक परंपरा है, तो उस हिसाब से वो लोग रखे हैं। तो देखिए ऐसा सिस्टम है सम्राट, इसलिए वहाँ पे गणतंत्र नहीं उसको कहा जा सकता है। हमारा देश भारत गणतंत्र है, यानी यहाँ के जो देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं यानी राष्ट्रपति हैं, तो ये इनका भी चुनाव होता है, ये इलेक्टेड होते हैं, इनका चुनाव हेरिडिटी यानी कि क्या कहते हैं, राजा का बेटा राजा, वंशानुगत नहीं है, इनका चुनाव होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वो अलग बात है, लेकिन चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव जनता चुनती है सांसद को, और सांसद के द्वारा ये पीएम और क्या कहते हैं राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव ये तो बहुत बड़ा एक लंबा टॉपिक है, इस पे जब बात किया जाएगा तो एक बहुत बड़ा वीडियो इस पे भी बन सकता है। लेकिन वहीं इंग्लैंड में नहीं है, वो सम्राट है। तो अब यहाँ पे और अंतर है, राष्ट्रपति के पास अपना कुछ पावर भी है, शक्ति भी है, लेकिन वहाँ इंग्लैंड के पास कुछ भी शक्ति नहीं है। ये सारी कुछ अंतर था। इसके बाद गणतंत्र हो गया। अब देखिए 42वां अमेंडमेंट हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, जब उसके कुछ दिन बाद आपातकाल लगाया गया था 75 में, 25 जून 1975 आपातकाल लगाया गया था। तो उससे पहले यानी 42वां अमेंडमेंट जब हुआ तो उसमें 3 शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में। ये 3 शब्द क्या है? पहला है सेकुलर, यानी प्रियम्बल में पहला शब्द सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष। वैसे तो इंडिया में धर्मनिरपेक्ष पर भी यदि बात किया जाए तो फिर यहाँ अंतर हो जाता है, क्योंकि सेकुलर जो शाब्दिक अर्थ है, ये जो वेस्टर्न कंट्री है तो वहाँ से जब लिया गया तो इसका मतलब था कि बिल्कुल जो पंथ है, धर्म है, जिसको हम लोग यहाँ पे धर्म के रूप में समझते हैं। हालांकि यहाँ धर्म का शाब्दिक अर्थ तो हो जाएगा ध्री धातु, और उसका मतलब हो जाएगा कि धारण करने वाला, यानी कर्तव्य से जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजन यानी पंथ, जिसको पंथ के रूप में समझते, पंथ निरपेक्ष। तो ये पंथ निरपेक्ष का जो फंडा है ये वेस्टर्न कंट्री से हम लोग के देश में आया। तो इसका वहाँ पे मीनिंग कुछ और था। वहाँ पे मीनिंग था
कि कंट्री का जो राज्य होगा वो बिल्कुल पंथ से अलग होगा, रिलीजन से बिल्कुल अलग होगा, वो क्या करेगा उससे कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। जब संविधान सभा में इस पर भी बात रखी गई, हालांकि संविधान में ऐसा कंस्ट्रक्शन है, संविधान में जो भी व्यवस्था किया गया है, जैसे कि 14 से लेकर 18 तक जो है समानता का अधिकार, तो ये अब देखिए इसमें समानता का अधिकार दिया गया। इसके बाद 19 से लेकर 22 तक उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ प्रस्तावना में भी ऑलरेडी है। अब विचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब प्रस्तावना में रखा गया है। लेकिन ये सेकुलर शब्द जो है इसका अगर देखा जाए तो ये घुला मिला पूरे संविधान में है, लेकिन वही है कि इस ओपन रूप से, लिखित रूप में ये नहीं था। तो इंदिरा गांधी के द्वारा ये 73 में केशवानंद भारती के जो केस हुआ, केशवानंद भारती के केस के सिलसिले में जब डिसीजन हुआ तो उसमें इसको प्रस्तावना का मूल भाग भी बताया गया और 42वां अमेंडमेंट के द्वारा इसमें सेकुलर और सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। अब सोशलिस्ट, अब देखिए सेकुलर जब जोड़ा गया तो इस पे जो राइट विंग पार्टीज था वो बड़ा उसको लगा इस बात को कि ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है, फिर ये जोड़ा क्यों गया। आज तक ये सेकुलर जो कहा जाता है, तो वो जो इसके आलोचक रहे हैं तो सेकुलर के बदले सिकुलर कहते हैं। सेकुलर कह के उपेक्षा और आलोचना करते रहते हैं ये, और आज भी कई बार ये प्रयास किया जाता है कि इसको हटा दिया जाए। हालांकि केशवानंद भारती केस में ही ये डिसीजन दे दिया गया था कि भारत की जो संविधान है उसका मूल संरचना का अवधारणा दिया गया, बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ये बात रखी गई कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यदि उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न लागू किया जा रहा है या ऐसा कोई सिस्टम बनाया जा रहा है, ऐसा कोई कानून बनाया जा रहा है जिससे कि संविधान के मूल स्ट्रक्चर में यदि उससे बाधा पहुंच रहा है तो वो गलत हो जाएगा, उसको कोर्ट खारिज कर देगा, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। तो अब इस जगह पे प्रश्न उठता है कि ये जो सोशलिस्ट है, सेकुलर है, इंटीग्रिटी है, जब 44वां संशोधन हुआ, तो उसमें 42वां संशोधन जो एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो उसको दोबारा जितना उस समय अमेंडमेंट किया गया था उसको फिर रिकवर कर दिया गया 44वां संशोधन के द्वारा। 44वां संशोधन हुआ था जेपी जन आंदोलन करके, जो इमरजेंसी के बाद 77 में ये बने थे, जेपी के नेतृत्व में जनता दल का पार्टी का सरकार बना, प्रधानमंत्री का। तो ये पूरे अमेंडमेंट करवाकर पूरे 42वें संशोधन में जितना अमेंडमेंट हुआ था उस सब को रिकवर करवा दिए। लेकिन ये सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी यानी अखंडता शब्द, एकता के साथ जो अखंडता शब्द जोड़ा गया, ये 42वें संशोधन में जोड़ा गया। तो ये तीनों शब्द को नहीं हटाया गया। अब 77 में ये हुआ, 73 में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अवधारणा दे दिया गया था। यानी कि उसी समय ये बात रख दी गई थी कि संविधान का संशोधन तो हो सकता है, लेकिन उसमें कोई ऐसा संशोधन नहीं हो सकता जो कि संविधान के मूल संरचना को प्रभावित करे। तो ऐसा स्थिति में भाई तीनों शब्द कैसे हटाया जा सकता है, तो ये तीनों शब्द रह गया। तो अब देखिए, ये सब तो मूल बातें थी जो प्रस्तावना में है, लेकिन अगर देखा जाए गौर से, अब यहाँ प्रस्तावना के बारे में कौन नहीं जानता है। हमारे वीडियो बनाने से पहले भी सब लोग लगभग जानते हैं ये मूल शब्द हैं। लेकिन यदि देखा जाए गौर से तो ये प्रस्तावना केशवानंद भारती के बाद इसको संविधान का अंग भी माना गया। हालांकि एक चीज़ है कि अभी भी इसके आधार पे कोर्ट में लड़ा नहीं जा सकता है, इसको न्याय योग्य नहीं बनाया गया है। अब प्रियम्बल के जो बारे में सबसे यदि पहला केस देखा जाए तो
तो बेरुबारी केस आता है। बेरुबारी केस 1960-61 के लगभग का है, जब इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो उसमें जो इसका बॉर्डर था स्ट्रेट लाइन में नहीं था, जो यूएस और कनाडा में है, और भी कई स्टेट में देखा जाता है, जैसे अफ्रीकन कंट्री में भी जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, तो वहाँ भी देखा जाता है कि जो सीमा है वो स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, जिगजैग की अवस्था में है, मतलब जिगजैग के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में अब किसका घर कहाँ पड़ेगा, कौन कौन क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, तो ये बड़ा समस्या का बेरुबारी जो जगह है, तो पाकिस्तान उसी समय का ये केस है। तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर गोलकनाथ में भी, लेकिन हालांकि गोलकनाथ पे थोड़ा सा ये बात रखा गया कि संविधान हालांकि इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसके साथ जो प्रस्तावना है ये उस इम्पोर्टेंस को और अधिक प्रासंगिक बना देता है, तो इसलिए इसका भी महत्व है। तो इस तरह का धीरे धीरे इस पर प्रकाश डाला जाने लगा और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते केशवानंद भारती में आकर इसको पूर्णतः संविधान का अंग मान लिया गया। इसके बाद फिर मिनरवा मिल्स का केस आता है, इसके बाद LIC केस आता है, उसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अंग के रूप में मजबूती प्रदान किया गया। तो प्रस्तावना का ये सिंपल में समझिए कि कहानी है। लेकिन अब गौर करने योग्य बात है कि इसमें जो जो चर्चा किया गया है, क्या ये आज तक लागू हुआ? यानी यदि मान लीजिए कि हम संप्रभुत्व संपन्न का बात करते हैं, क्या आज ये लागू है? आज इंटरनेशनल संस्थाएं कितने ही हैं जिसमें कि भारत सिग्नेटरी रहा है, तो क्या ये हर एक प्रकार का डिसीजन ले सकता है? आतंकवाद के बारे में, पर्यावरण के बारे में जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है? नहीं ले सकता। परमाणु हथियार, परमाणु मामले के बारे में जो डिसीजन लेना है, क्या भारत ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि इस पे इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, उसमें भारत सिग्नेटरी कंट्री रहा है, उसमें हस्ताक्षर किया हुआ है। हालांकि एक चीज़ है कि उसमें स्वेच्छा से ये हस्ताक्षर किया है, लेकिन उस स्वेच्छा के कारण ही सही, लेकिन निर्णय नहीं ले सकता। तो इस आधार पे यदि देखा जाए तो एक दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि संप्रभु देश है, चाहे तो कोई भी निर्णय ले सकता है, बाहरी हस्तक्षेप इसमें नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी रूप से यदि देखा जाए तो ये इंटरनेशनल संस्थाएं के कारण कुछ मामलों में जो जिसका कनेक्शन और राष्ट्र पर भी प्रभाव पड़ सकता है, तो ऐसे इस स्थिति में वो डिसीजन नहीं ले सकता है और इस स्थिति में संप्रभु देश मानना थोड़ा सा संदेहास्पद बात हो जाती है। तो एक तो ये है। और समानता का यदि बात करते हैं, क्या आज पूरे यदि कंट्री में देखा जाए तो क्या समानता आ पाई है? यदि आर्टिकल 39 देखा जाए तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, यानी ऐसा व्यवस्था नहीं किया जाएगा जिससे कि संपत्ति का पूरा भाग कुछ लोग के पास कंसंट्रेशन हो जाए। तो लेकिन आज के कई रिपोर्ट में यदि देखा जाए, पढ़ा जाए, तो वहाँ पे साफ साफ ये निकलता है कि बिलियनियर्स का संख्या बढ़ते जा रहा है हमारे देश में, और गरीबी अमीरी का जो खाई है वो बढ़ते जा रहा है। जो गरीबी है, आज भी लाखों लाखों की संख्या में लोग हैं जो एक टाइम का भोजन करके दूसरा टाइम के लिए वो सोचते हैं और दूसरा टाइम बिना खाए सो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये शब्द का क्या आज मतलब बनता है? क्या हम इस शब्द को आज तक सार्थक बना पाए? अब यहीं पे आके यदि देखा जाए तो एक मायावी खेल शुरू हो जाता है नेता लोग का। हम गरीबी हटाएंगे, हम ये करेंगे तो गरीबी हटेगा, लोगों को पैसा मिलेगा। ये सारा खेल यहीं से शुरू हो जाता है। समानता, गरीबी, अमीरी, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ है। अब बात किया जाए तो बहुत कितना बात किया जाए। तो
ये समानता का बात हो गई। आर्थिक वही बात बोले हम, कहाँ बराबरी है, समानता है। प्रयास तो सारे नेताओं ने करते हैं, लेकिन अमीरी गरीबी की खाई उसी तरह बढ़ते जा रहा है। इसके बाद है, यदि देखा जाए उसमें फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व का भावना। आज देखते तो बंधुत्व का भावना कहाँ बचा है। हम देखते हैं किसी को भी तुरंत उसको जाति के रूप में काउंट करते हैं, रिलीजन के रूप में काउंट करते हैं कि हाँ ये हिंदू है, ये मुसलमान है। फिर उसको जब देखते हैं नाम से हमेशा उसको परखने का प्रयास करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में वो जो फ्रेटर्निटी का भावना है वो कैसे आएगा। फिर इसके बाद यदि 42वां अमेंडमेंट देखा जाए तो उसमें जोड़ा गया है इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता, सॉलिडेरिटी और एंड इंटीग्रिटी, यानी कि एकता एंड अखंडता। तो अखंडता का यदि बात किया जाए तो क्या ये अखंडता देश के लिए आज क्या स्थिति बना है। कश्मीर के लोग इतने लड़ रहे थे, उसको देखिए 370 हटाकर उसको देश में मिलाया गया। बहुत सुंदर, अच्छा काम हुआ देश के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए ये किया गया। लेकिन एकता का यदि भावना देखा जाए तो एकता का भावना क्या हमारे पास, हमारे लोगों के बीच में, हमारे बीच में हो पाई है। इसके सबसे बड़ा यदि देखा जाए तो लीडर्स ही जिम्मेदार हैं। कोई कास्ट सिस्टम पे लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई धर्म पे लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई सेकुलरिज्म कहकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस तरह करके समाज बढ़ते चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो कैसे कहा जा सकता है कि हमारे देश में एकता की भावना है। क्योंकि एकता तो साइकोलॉजिकल चीज़ है ना। एकता का भावना पैदा करना, भाईचारा का भाव पैदा करना, ये दिखाई तो देगा नहीं आँख से। ऐसा तो है नहीं ललाट पर लिख दिया जाए हम एक दूसरे के प्रति भाई का भावना रखते हैं, पर अंदर में क्या है कौन जानता है। सब समझ रहे हैं इस बात को। तो ये सारी चीज़ें थीं जो प्रस्तावना बहुत पहले, संविधान बहुत पहले लिखी गई है, लेकिन फिर भी आज तक यदि देखा जाए तो ये पूरी तरीके से सार्थक शब्द नहीं बन पाई। इस पे हम सभी को ध्यान देना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति को अपने देश की जो सिस्टम है उसको जानना पड़ेगा। यदि एक एक व्यक्ति जानेंगे तभी जागरूकता आएगी और उस दिशा में प्रयास हो पाएगा। 368 आर्टिकल जो है वो संसद को ये किसी भी संविधान के भाग में संशोधन करने का पावर देती है। लेकिन जब प्रस्तावना का बात आता है तो उसमें अब कई जगह अभी भी बात उठाई जाती है कि ये सेकुलर शब्द को हटा दिया जाए, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय बनाई थी। इंदिरा गांधी उस समय आपातकाल लगा दी थी और अपना मोनोपोली अपने हिसाब से काम की थी। तो इस तरह बात चलते रहता है, खासकर राइट विंग पार्टीज के जो समर्थक लोग हैं इनके द्वारा। लेकिन बात आकर वहीं अटक जाती है। यदि बेसिक स्ट्रक्चर से यदि कॉम्प्रोमाइज का बात आ जाए तो फिर वहाँ पे नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी मोटा मोटी बातें थी जो हम रखने का प्रयास की। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।